डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। और जिसमें आज हम लोग देखेंगे मटेरियल लॉसेस प्रक्रिया के दौरान होता है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। साथ ही ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस का है तो उसका वैल्यूएशन किस मूल्य पर किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। तो कुछ उत्पाद इस तरह के होते हैं जिन्हें अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचने तक अनेक प्रोसेस या प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। इस प्रकार के निर्माणी संस्थाओं में एक प्रक्रिया में जो निर्मित माल है वो दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चे माल के रूप में ट्रांसफर होता है, और अंतिम प्रक्रिया का जो निर्मित माल होता है वो फिनिश्ड स्टॉक के रूप में ट्रांसफर किया जाता है। कई प्रोसेसेस होती हैं, कई प्रक्रियाओं से गुजर के माल जब पूर्ण होता है तो वहाँ पर इस रीति का हम प्रयोग करते हैं जिसको आप कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग या प्रक्रिया लागत लेखांकन। इस तरह की जो लेखांकन की पद्धति है वो उन उद्योगों में प्रयोग की जाती है जैसे लोहा या इस्पात उद्योग कह लीजिए, चमड़ा, सीमेंट, कागज, रबर, तेल, वार्निश उद्योग हैं, या केमिकल के इंडस्ट्री हैं, माइनिंग की हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज जहाँ पर फिनिश्ड स्टॉक के रूप में माल को तैयार होने से पहले कई प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है, उन उद्योगों में प्रत्येक प्रक्रिया की लागत ज्ञात करने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है वो कहलाता है प्रक्रिया लागत लेखांकन या प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रक्रिया लागत को अपनाने से आपको जो बेनिफिट होता है, मीन्स इंडस्ट्री को बेनिफिट होता है, वो क्या होता है, प्रत्येक प्रक्रिया की लागत ज्ञात करके हम उसकी कुशलता का अनुमान लगा सकते हैं। कहीं कोई चूक है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी प्रक्रिया में अब नॉर्मल लॉस हुआ है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है। या प्रक्रिया में अर्धनिर्मित माल है, क्योंकि वैल्यूएशन तो फिनिश स्टॉक का होता है। प्रोसेस अकाउंटिंग में क्या होता है कि कुछ माल ईयर एंड पर कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ उस पर काम हो चुका होता है, वो कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस। सपोज 20 इकाइयाँ हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस में हैं, लेकिन अभी 25% तक ही उन पर काम हुआ है, तो उनको हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 20 इकाइयाँ हैं, 25% काम हुआ तो 20 इंटू 25, इसका मतलब उनको हम 5 कंप्लीटेड यूनिट्स मान के कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रक्रिया लागत में प्रत्येक प्रक्रिया की लागत का अलग हिसाब रखते हैं, उसकी कॉस्ट का। फिर पूर्व वर्षों से तुलना करके हम ये देखते हैं कि प्रक्रिया की एफिशिएंसी में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, या कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो हमें उसको किस तरह से नियंत्रित करना है। प्रक्रिया खाते को तैयार करने के कुछ नियम होते हैं। सामान्य नियम यही है कि प्रत्येक प्रक्रिया का एक अलग खाता खोला जाएगा जिसके डेबिट और क्रेडिट साइड में क्रम से 3-3 कॉलम हम बनाएंगे। एक तो पार्टिकुलर्स का होगा, एक क्वांटिटी और अमाउंट का होगा। 3 कॉलम डेबिट साइड में ये होंगे और 3 ही कॉलम क्रेडिट साइड में होंगे। प्रत्येक प्रक्रिया की समस्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट जो भी लागतें होंगी उनको हम प्रक्रिया खाते में डेबिट करेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट को जो भी अपॉर्शनमेंट या बांटने का आधार होगा विभिन्न प्रक्रियाओं में उस आधार पे बांट लेंगे, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट उस प्रक्रिया से संबंधित जो भी होंगी उनको हम प्रक्रिया खाते में डेबिट कर देंगे। कई बार क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स जिनको आप कहते हैं उनको
बांटने के संबंध में क्वेश्चन में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स को फिर हम समस्त प्रक्रियाएं, जितनी 1 2 3 4 प्रक्रियाएं होंगी, उन प्रक्रियाओं के बीच में डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांट देंगे। 3 प्रक्रियाएं हैं, तो तीनों प्रक्रियाओं की डायरेक्ट वेजेस क्या है, उनका जो रेशियो होगा, उस रेशियो में हम इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स को बांट के प्रत्येक प्रक्रिया खाते में डेबिट कर देंगे। इसी तरह से सामग्री की आगम मात्रा जो इनपुट है उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, तथा अगर कोई नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको हम प्रक्रिया खाते के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। मात्रा के कॉलम का शेष प्रक्रिया में निर्मित माल की कुल मात्रा दिखाएगा। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि मुख्य वस्तु का जब आप उत्पादन करते हैं, उस मुख्य वस्तु के उत्पादन के साथ साथ में कई ज्वाइंट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट भी प्राप्त हो जाते हैं, तो इनकी लागत भी हम अलग से ज्ञात करेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट की। जैसे कोयले का आप उत्पादन करें, कोयले को कोक में परिवर्तित करते हैं, तो कोल तार है, सल्फेट है, अमोनिया या बेंजोल, इस तरह के बाई प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। तो इन बाई प्रोडक्ट्स की जो लागत होगी वो हम अलग से ज्ञात करेंगे। इसी तरह से एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में माल ट्रांसफ़र किया जाता है, तो कई प्रक्रियाओं से होकर के जब माल गुजरता है तो आप जानते हैं कि एक प्रक्रिया का माल फिनिश गुड्स है, लेकिन अगली प्रक्रिया के लिए वो कच्चे माल या रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जब एक प्रक्रिया से माल दूसरी प्रक्रिया में ट्रांसफ़र होता है, इंटर प्रोसेस ट्रांसफ़र होता है, तो ऐसी प्रक्रिया में भी हम ये देखेंगे कि जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन किस तरह से करें। साथ ही इस तरह से प्रत्येक प्रक्रिया का जो इनपुट है, जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं वो डेबिट कर देंगे। लॉसेस वगैरह जो भी हुए हैं, सामान्य हानि है तो आप जानते हैं कि उसी प्रक्रिया में उत्पादित इकाइयों के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाना होता है। मतलब नॉर्मल लॉस है तो प्रक्रिया के खाते में हम क्रेडिट साइड में उसकी क्वांटिटी के कॉलम में तो दिखा देंगे, अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो उत्पादित प्रति इकाई लागत है वो बढ़ जाएगी। और असामान्य अगर लॉस है तो उसका हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब नॉर्मल लॉस है तो उसको क्वांटिटी में भी दिखाना होता है और उसके अमाउंट को भी शो करना होता है, ताकि प्रति इकाई लागत जो आपकी है वो अनावश्यक रूप से न बढ़ जाए, जिससे कि मार्केट में फिर आपको compete करने में दिक्कत हो। तो प्रक्रिया खाते में मुख्य रूप से जब आप प्रत्येक प्रक्रिया का अलग अलग खाता बनाएंगे तो डेबिट साइड में 3 कॉलम बना लेंगे, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी और अमाउंट के। इसी तरह से 3 कॉलम क्रेडिट साइड में होंगे। जो भी आपका इनपुट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर से मतलब आप समझ रहे होंगे, जो मैं पहले आप लोगों से बात कर चुका हूँ, प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो तो डेबिट होंगे ही होंगे। और इनडायरेक्ट या ओवरहेड्स हैं उनको हम बांट के डेबिट कर देंगे। साथ ही नॉर्मल लॉस है तो क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी तो लिखेंगे, अमाउंट के कॉलम में नील लिखेंगे, और अब नॉर्मल है तो उसको भी लिखेंगे। इंटर प्रोसेस है तो इस दौरान एक प्रक्रिया का जो स्टॉक होता है वो अगली प्रक्रिया के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम में लिया जाता है, तो उसका भी किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से प्रक्रिया में जो ज्वाइंट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट होते हैं उनकी लागत भी हम अलग से ज्ञात करते हैं, ताकि प्रत्येक मुख्य उत्पाद और उप उत्पाद या बाई प्रोडक्ट है उसकी लागत को बाइफरकेट करके हम उनके बारे में अलग से स्टेटमेंट बना सकें, उनके बारे में
कॉस्ट का निर्धारण कर सकें। प्रक्रिया लागत के दौरान ही जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो मटेरियल का जो लॉस होता है वो लॉस जो हुआ है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में आपको देखना होता है। तो मटेरियल का लॉस जो होगा वो पहला प्रकार उसका होता है लॉस इन वेट, वजन में कमी। प्रत्येक प्रक्रिया में कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है और उस प्रक्रिया का जो उत्पादन है वो उतनी मात्रा में नहीं होता है जितनी मात्रा में कच्ची सामग्री का इनपुट किया था आपने। इस प्रकार की जो कमी होती है वो लॉस इन वेट कहलाती है, जिसका कोई बिक्री मूल्य नहीं होता है। 100 केजी आपने इनपुट लगाया तो वो आउटपुट जो है वो 100 केजी नहीं होगा, कुछ ना कुछ कम होगा। जो वजन में कमी आई है वो लॉस इन वेट कहलाता है और इस लॉस को क्रेडिट साइड में वाई लॉस इन वेट लिख करके मात्रा या इकाइयों के कॉलम में ही लिखा जाता है, मूल्य के कॉलम में डैश लगा दिया जाता है। अब ये जो लॉस इन वेट है वो दो तरह का हो सकता है, मीन्स बिना मूल्य का क्षय, वेस्टेज हैविंग नो सेल वैल्यू, और वेस्टेज हैविंग सेलेबल वैल्यू। तो अगर जो वेस्टेज है उसका कोई मूल्य ही नहीं है तो ऐसे क्षय का लेखा लॉस इन वेट की तरह करेंगे, मतलब उत्पादन की मात्रा या क्षय की मात्रा को तो दिखाएंगे लेकिन अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखेंगे कुछ भी। कितना उत्पादन हुआ या कितना वेस्टेज हुआ वो मैं इस तरह से कैलकुलेट कर दूंगा। किस तरह से? अगर प्रोडक्शन नेट निकालना हो तो आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस इनपुट कितना लगाया, इसमें से माइनस कर दीजिए वेस्टेज कितना हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक, तो जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा नेट प्रोडक्शन। और अगर वेस्टेज निकालना हो तो ओपनिंग स्टॉक और इनपुट में से नेट प्रोडक्शन जितना हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे तो वो आ जाएगा लॉस इन वेट कितना हुआ है और उसको हम वाई लॉस इन वेट कर क्रेडिट साइड में लिख देंगे क्वांटिटी और या यूनिट्स के कॉलम में। लेकिन अगर वेस्टेज इस तरह का है जिसका कोई विक्रय योग्य मूल्य है, अवशेष जो हुआ है उससे कोई पैसा मिल सकता है, तो प्रक्रिया में सामग्री का प्रयोग करने पर इसके वजन का कुछ अंश क्षय हो जाता है और कुछ अंश अवशेष स्क्रैप के रूप में बच जाता है। कुछ तो वैसे लॉस हो गया और कुछ स्क्रैप के रूप में बच गया। इसे नॉर्मल वेस्टेज या स्क्रैप कहते हैं और यदि इनका कोई विक्रय मूल्य होता है तो इसकी इकाइयों को मात्रा के कॉलम में और विक्रय मूल्य को प्रक्रिया के खाते में अमाउंट के कॉलम में क्रेडिट कर दिया जाएगा। प्रक्रिया में प्रयुक्त कुल वजन में हुई कमी को घटाकर टोटल आपने 100 केजी इनपुट किया, वजन में कमी 10 केजी हुई तो वास्तविक उत्पादन 90 केजी का आ गया और कुल लागत में से अवशेष जो था उसको बेचने से जो पैसा मिला है वो लेस कर देंगे टोटल कॉस्ट में से, तो वास्तविक लागत आ जाएगी कि वास्तविक लागत कितनी हुई है। तो इस तरह से जो मटेरियल का लॉस होता है प्रक्रिया में प्रोसेस के दौरान तो दो तरह का होगा, एक तो वेस्टेज हैविंग नो सेल वैल्यू और दूसरा होता है वेस्टेज और स्क्रैप हैविंग सेलेबल वैल्यू। तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं उसके बारे में आप देख रहे थे। इसी तरह से जो एक प्रक्रिया से, चूंकि आप जानते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में एक प्रक्रिया का फिनिश या निर्मित माल होता है, अगली प्रक्रिया के लिए वो रॉ मटेरियल के रूप में होता है। तो इस तरह से जब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक अगर होगा तो उसका वैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा। तो यदि ओपनिंग स्टॉक की केवल मात्रा दी गई है और उसका मूल्य नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन पिछली प्रक्रिया की जो उत्पादन लागत है उसके आधार पे करेंगे।
ए प्रक्रिया से माल बी प्रक्रिया में आया, बी प्रक्रिया में ओपनिंग स्टॉक कितना है वो दे रखा है, वैल्यू नहीं दे रखी है, तो उस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ए प्रक्रिया की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसके आधार पर ज्ञात करेंगे। इस हेतु पिछली प्रक्रिया की कॉस्ट पर यूनिट इस तरह से आप निकाल लेंगे। फार्मूला क्या दे होगा, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग प्रोसेस, पूर्व प्रक्रिया की कुल लागत कितनी है पहले वाली प्रक्रिया की, और पहले वाली प्रक्रिया का टोटल आउटपुट कितना था, आउटपुट का भाग दे करके पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, और उस पर यूनिट कॉस्ट के आधार पर आप ओपनिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई करके ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर क्लोजिंग स्टॉक है प्रक्रिया में तो उसका वैल्यूएशन उसी मूल्य पर करेंगे जिस मूल्य पर एक प्रक्रिया का उत्पादन अगली प्रक्रिया में ट्रांसफर किया जाता है। बी प्रक्रिया से सी प्रक्रिया में माल जा रहा है, तो कुछ माल अगर बी प्रक्रिया में क्लोजिंग स्टॉक के रूप में है, तो अब बी प्रक्रिया के क्लोजिंग स्टॉक में जो माल है उसका वैल्यूएशन उसी मूल्य पर किया जाएगा जिस मूल्य पर हम सी प्रक्रिया में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो कॉस्ट किस तरह से निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इन प्रोसेस, प्रक्रिया की कुल लागत, माइनस अगर कोई सेलेबल वैल्यू स्क्रैप की है माइनस सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, और डिवाइड कर दूंगा टोटल यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ स्क्रैप। अब नॉर्मल या स्क्रैप की जो यूनिट्स हैं उनको घटा दूंगा। तो इस तरह से प्रक्रिया की अच्छे उत्पादन की प्रति इकाई लागत क्या है वो आ जाएगी, और उस मूल्य पर हम स्टॉक का वैल्यूएशन कर लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों से ब्रीफ में जो डिस्कशन किया है उसका मीनिंग यही है कि प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में जब विभिन्न प्रक्रियाओं से माल गुजर के कंप्लीट होता है वहां पर हम इसको काम में लेते हैं। जितनी प्रक्रियाएं हैं उनका अलग से हर प्रक्रिया का अकाउंट तैयार किया जाएगा ताकि हर प्रक्रिया की लागत के बारे में हमें आइडिया हो, उस पर कंट्रोल करने का हम सिस्टम बना सकें। मटेरियल का प्रक्रिया के दौरान जब आप प्रोसेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लॉस होता है, तो दो तरह का लॉस होगा, हैविंग नो सेल वैल्यू और हैविंग सम सेल वैल्यू। तो उसको आप किस तरह से दिखाएंगे। और एक प्रक्रिया में ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक की मात्रा दी गई है और वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम उसका वैल्यूएशन या उसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में आप लोगों से चर्चा की है। अभी इसी चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट शेष है वो मैं आप लोगों से अगले लेक्चर में शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।